Okay, so hello everyone, hello students. My name is Shrikant और वेलकम टू IT एक्सपर्ट सेरा। तो IT एक्सपर्ट सेरा हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो हमने 2012 से शुरू किया था और इसमें बहुत सारे हमने कोर्सेज बना रखे हैं। स्पेशली मैंने स्टार्ट किया था डॉट नेट फुल स्टैक कोर्सेज से लेकर। तो जो लास्ट कोर्स मेरा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स है, जिसमें अराउंड 40 आवर्स का ये कोर्स है और इसमें 35 वीडियोज हैं जो कि लगभग 1 लाख लोगों ने देखा था। और मुझे कई सारे इसमें कमेंट आए थे, मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच आपको पॉजिटिव कमेंट्स देने के लिए। बट कुछ कमेंट ये भी आए थे कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो और बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, जो जो लोग दूसरी जगह हम समझ नहीं पाते वो आपके कोर्स से समझ लेते हैं, लेकिन वीडियोस बहुत स्कैटर्ड हैं। तो उसके लिए बेसिकली उसका सॉल्यूशन क्या था कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली थी और ये प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा दोबारा। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने लाइन से सारे वीडियो डाल रखे हैं। और दूसरा ये भी कमेंट आया था कि सर कुछ कुछ टॉपिक बीच में से मिसिंग है, जैसे डेलीगेट और इवेंट आपने नहीं पढ़ाया, या फिर और भी कुछ टॉपिक बताए गए थे मुझे कि वो बीच बीच में मिसिंग है सर। तो आप ऐसा कुछ बताइए कि जिसमें कंप्लीट कवर हो, और अगर हम सिर्फ ये वाला कोर्स कर लें जो आपका ये डॉट नेट का कोर्स है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के लिए मैं लेके आया हूँ ये नई सीरीज, ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ। और इसमें मैं डॉट नेट फुल स्टैक पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ डॉट नेट के नजरिए से नहीं, मैं इसमें पढ़ाऊंगा इंटरव्यू के नजरिए से। तो हम सारे इंटरव्यू क्वेश्चन लेंगे जो भी इंटरव्यू में डॉट नेट कोर, एपीआई, वेब एपीआई या सीक्वल सर्वर, इनमें से जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। और मैं जाऊंगा बहुत डिटेल में, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और मैं तो पैशनेट हूं ही पढ़ाने में, तो मुझे मजा आता है पढ़ाने में। तो अब हम इसे कैसे शुरू करेंगे, तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है। तो अगर मैं आपको ये लिस्ट दिखाऊं, अभी मैंने 100 इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट निकाली है। इसमें से आप मुझे भी बताते रहना है कि सर नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐड कर लो, या फिर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप निकाल दो, तो वो हम निकाल देंगे। लेकिन अभी मैंने टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 1 से 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए है। हालांकि अगर आप इससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हो तो भी, या फिर फ्रेशर हो, तो एक्चुअली एक की जगह जीरो लिखना चाहिए मुझे। तो 0 से 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन इससे ज्यादा भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा ये। और हम पढ़ेंगे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कि भाई, क्योंकि मेरा जो एंड गोल है वो ये है, आपको जॉब दिलाना। अगर आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आप जॉब में भी कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहोगे, लेकिन जॉब तक पहुंचाना इस कोर्स का गोल है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो डिटेल में आप ये नॉलेज ले लोगे यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आपकी जॉब में वो हेल्प होगी आगे ग्रो करने में। तो ये मेरा इस कोर्स का गोल है। और अभी जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो इस तरह के बनाए हैं कि जैसे मॉड्यूल 1 में रहेगा सी शार्प एंड डॉट नेट फंडामेंटल्स, जिसमें डॉट नेट क्या होती है, सी एल आर, सी टी एस, सी एल एस, ये सब क्या चीज है, कंपाइलर क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई मैनेज और अनमैनेज कोड क्या होता है, और डॉट नेट असेंबली क्या होती है, नेम स्पेस कैसे यूज होता है, आई एल क्या है, सी आई एल क्या है, एम एस आई एल क्या है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ये इस तरह के क्वेश्चन। फिर जो अगला मॉड्यूल आएगा वो होगा ऊप से रिलेटेड। तो सारे ऊप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि भाई ओवरलोडिंग क्या है, ओवर राइडिंग क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, सील्ड क्लास, पार्शियल क्लास, स्टैटिक, ये सारे क्वेश्चन। फिर आएगा एएसपी डॉट नेट कोर एंड वेब एपीआई। तो उसमें भी सारे डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे कि भाई मिडलवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, एएसपी डॉट नेट कोर है क्यों, एएसपी डॉट नेट कोर आया क्यों, जब डॉट नेट अच्छे से चल रहा था तो डॉट नेट कोर लाने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये सब हम बहुत डिटेल में घुसने वाले हैं। तो आपको ये अगर सीरीज देख लोगे तो इसके बाद कोई दूसरी सीरीज डॉट नेट से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपकी मर्जी है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी देख सकते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकती। बट मैं इसे इस नजरिए से बनाऊंगा कि अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया तो आपको दोबारा कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं और क्या क्या है इसमें, जैसे JWT ऑथेंटिकेशन, ये सब मैं कवर करूंगा और डिटेल में कवर करेंगे हम इसे। फिर आएगा एंटिटी फ्रेमवर्क और सीक्वल सर्वर। तो उसमें जानेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, क्यों आया भाई मार्केट में, इससे पहले क्या होता था, एडियो डॉट नेट में क्या कमी थी या क्या अच्छाई थी, तो ये सब चीजें। और डीबी सेट क्या है, इसमें माइग्रेशन क्या है, और बहुत सारी चीजें इसमें हम डिटेल में जाएंगे। और मॉड्यूल 5 में हमारा थोड़ा सा हम एडवांस में घुसेंगे, जैसे थ्रेडिंग क्या है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, टास्क एंड थ्रेड क्या है, ये सब चीज हम जानेंगे।
और इसमें से अगर कोई चीज मिसिंग होगी या मुझे लगेगा कि टाइम टू टाइम मुझे कोई चीज इंप्रूव करनी है तो वो भी मैं इंप्रूव करता रहूंगा। और अब इसमें आपको क्या क्या इस सीरीज में मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ भाई। तो नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं। तो पहले तो सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इन डिटेल। इन डिटेल, डिटेल में ऐसा घुसेंगे कि एक बार आपने ये पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको फिर कोई इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा कि जो आपको क्वेश्चन पूछो और आप आंसर नहीं दे पाओ। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने टॉपिक तो आता है पर इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के कि हम आंसर ही नहीं दे पाते। तो इसीलिए अगर आप एक बार डिटेल में समझ जाओगे चीजें तो अब इंटरव्यूअर कुछ भी पूछे आपको तो पता है ना सॉल्यूशन क्या है। तो कोई चाहे घुमा के पूछे या टेढ़ा मेढ़ा पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर दिस। सेकंड भाई क्या है कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, और क्या मिलेगा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी ये चीजें हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चंस, आंसर, ये सब शेयर कर दूंगा, शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, हमारा गिटहब का अकाउंट होगा। और जो ये गिटहब अकाउंट में मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सब शेयर करेंगे गिटहब अकाउंट में। तो ये गिटहब भी मैं पब्लिक बनाऊंगा और आपको गिटहब भी शेयर कर दूंगा। तो अभी तो मोटा मोटा ये है। और एक अच्छा एक काम और कर लेंगे, चौथा हम क्या बनाएंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे आईटी एक्सपर्ट सारा का। और वहां पे आप कनेक्ट करना, और जो भी हमारी जॉब्स आती हैं, रेफरेंस जॉब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, उन सब के लिए आप इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अभी के लिए इतनी 4 चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। और भी चीजें हम टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे। चलिए जी। और क्या है कि, और अच्छा ये कोर्स क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं और हो सकता है आगे चल के ये 100 से 150 के बीच में क्वेश्चन हो जाएं, तो इस कोर्स को पूरा खत्म करने में प्लेलिस्ट को मैं सैटरडे संडे ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जॉब भी है। तो मैं मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब पे फोकस करता हूँ एंड सैटरडे संडे बनाऊंगा। तो इसीलिए इस कोर्स को खत्म करने में मुझे लगेगा कम से कम, पांचवा लिख देता हूँ ये पॉइंट में, फोर, आई वुड से 3 to 5 मंथ्स के बीच में लगेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इतने, ये तो बहुत लंबा टाइम ले रहे हो, इतने टाइम में तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें तो 3 महीने में ही ये कोर्स खत्म करना है। तो उसका आपके पास कोई सॉल्यूशन है? कई सारे मुझे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मुझे क्रैश कोर्स टाइप करा दो कि जल्दी से मेरा बीटेक खत्म हो गया है। तो बीटेक में तो 4 साल मैंने स्पेंड कर लिए, लेकिन अब ये कोर्स में मैं 6 महीने स्पेंड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से 3 महीने में कर लो। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आईटी एक्सपर्ट सैरा में, बाय द वे हम 12 साल से, 2012 से, तो अभी 25 हो गया, 13 साल से हम पढ़ा रहे हैं। तो 2012 से हम पढ़ा रहे हैं। तो हम सारे मेंटरशिप कोर्स कराते हैं यहाँ पे, मेंटरशिप कोर्स। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, 5 स्टूडेंट होते हैं हमारे बैच में, जिससे कि हम हर स्टूडेंट पे पर्सनली फोकस कर सकें और 100% जॉब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ये जॉब सपोर्ट है, गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप, हम तो पूरा मन लगा के पढ़ा रहे हैं, आप पढ़े ही नहीं, तो फिर वो इसीलिए गारंटी हटा दी हमने। सपोर्ट है कि आपको जब तक जॉब नहीं लगेगी वी विल प्रोवाइड यू जॉब सपोर्ट, कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, आपका रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, ये बताएंगे, इंटरव्यू में किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है ये बताएंगे, बहुत सारी डिटेल उसमें रहती है। और 100% जॉब सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। और कोर्स कौन कौन से हैं ये, .NET फुल स्टैक है, पाइथन फुल स्टैक है, जावा फुल स्टैक है, और जो अभी हमारा काफी ज्यादा कोर्स चल रहा है डाटा इंजीनियरिंग फुल स्टैक कोर्स, सारे फुल स्टैक कोर्स हैं। और ये सब मेंटरशिप कोर्स हैं कि हम एज अ टीचर और स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाते, हम मेंटर करते हैं। कि मेंटर करने का मतलब है हम आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप हमारे से कोर्स करने के बाद जब मार्केट में जाओ तो ऐसा ना हो कि जो हमने पढ़ाया है उतना तो आता है, उसके बाद कुछ नहीं आता। तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, और जो
रियल टाइम प्रॉब्लम आएंगी उनका सॉल्यूशन बनाने में, समझने में कैपेबल होगे, प्रोवाइडेड आपने भी 100% दिया है। अगर हम, मतलब मुझे पढ़ाना बहुत शौक बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर मुझे कोई रात को 3 बजे भी उठा के बोले कि सर कुछ सीखना है, समझना है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच। और मैं ये पूरी लाइफ करने वाला हूँ, पूरी लाइफ में पढ़ाने ही वाला हूँ। तो अगर आपने एफर्ट डाल दिया तो यकीन मानो कि यू विल गेट अ जॉब 100%। और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब ऑलरेडी लगा रखी है। हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं लगभग 80% हमारा सक्सेस रेट है। और जो 20% में बचते हैं वो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वही बच्चे बचते हैं जो खुद या तो 100% नहीं दे रहे, या फिर वो आधा कोर्स उन्होंने छोड़ दिया, या फिर इंटरव्यू देने नहीं गए, या फिर लेजीनेस की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। बट 80% जॉब लगाना भी इट्स अ वेरी बिग डील। अभी इंडिया मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 80% जॉब तक प्रोवाइड करता है। चलो, ये तो बात हो गई कोर्स की और क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं आज मैं क्या टॉपिक उठाता हूँ। ठीक है, अब सीधा आते हैं टॉपिक पे, और आज का टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा हमारा ये कोर्स जा रहा है। अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करो, मतलब इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसे ज़रूरत हो कोर्स करने की। और अगर पसंद नहीं आए तो भी मैसेज डालना कि सर ये थोड़ा आप और डिटेल में बताते, या फिर ये चीज़ सर समझ में नहीं आई, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाओ। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं शुरू करने से पहले कि भाई कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाओ, लेकिन हमारा जो गोल है, मैं पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश पढ़ाने में कोई इशू नहीं है। मैं पिछले 9 साल से मैं सिंगापुर में रहता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। और उससे पहले मैं 7 या 8 साल मैं ऑलरेडी इंडिया में भी जॉब कर चुका हूँ। तो एमएनसीज में ही करता हूँ, एंड मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं पढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारा आईटी एक्सपर्ट सारा का गोल है वो अ, थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएँगे। हम चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना कि अगर इंटरनेट, क्योंकि इंडिया में हर जगह थैंक्स टू जियो और भारत सरकार, इंटरनेट हर जगह पहुँच चुका है। तो वहाँ के बच्चे भी, बिहार में बैठा हुआ एक छोटा-सा गाँव का बच्चा भी अगर इंटरनेट उसके पास है, तो वो यूट्यूब, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने की जगह अगर यूट्यूब पे हमारा कोर्स करके पढ़ेगा, तो उसको भी आईटी में आ सकता है वो। और ज़रूरी नहीं है कि उसने बीटेक ही किया हो, एमसीए किया हो। उसने अगर बीएससी भी किया है या नॉर्मल बीकॉम भी किया है, तो भी वो हमारा कोर्स करके आईटी में आ सकता है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए कि कैसे स्विच करना है आईटी में, कैसे आईटी में आना है, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। और जैसे-जैसे ये सीरीज़ चलती रहेगी, हम आगे और भी ज़्यादा बातें डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन काफ़ी बातें हो गई ज़्यादा, अब थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। हालाँकि अगर आपको देखना है कि मैं मेरा पढ़ाने का स्टाइल या हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, तो आप कोई सा भी वीडियो देख लो। एक ये पहला वीडियो ये वाला देख लेना, या फिर इस कोर्स का ही पहला वीडियो देख लो, कोई सा भी वीडियो देख लो। मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझाना, हिंदी में। क्योंकि हमें पहुंचना है ऐसी जगह जहां पे गांव, कस्बे, हर बंदा हमारे वीडियो से सीख पाए, समझ पाए। इंग्लिश में पढ़ा दूंगा तो हो सकता है आप समझ ना पाओ, और एक बार, क्योंकि ये टेक्निकल है, ये ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एमएनसी में जाओगे तो आपके लिए बोलना अच्छा है, लेकिन एट द एंड आपको टेक्निकल काम करना है। तो टेक्निकल काम तभी हो पाएगा जब आप समझ पाओगे। अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप अगर हिंदी में भी समझ गए ना, तो आप ऐसा सॉल्यूशन बना दोगे, ऐसा प्रोग्रामिंग में ऐसी वेबसाइट बना दोगे, ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बना दोगे कि वो बड़े से बड़ा इंग्लिश बोलने वाला बंदा नहीं बना पाएगा। तो समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार आप समझ गए, उसके बाद काम करना इज वेरी इजी। चलो जी, अब पहले मैं आ जाता हूँ सीधा पहले के शुरू के। आज हम 5 क्वेश्चन लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझना और बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो शुरू होता है वो तो है, व्हाट इज डॉट नेट। कि भाई डॉट नेट क्या है। अब आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन आ पड़ा है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। तो यकीन मानो मैं 250 से ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूं, और पहला क्वेश्चन हम ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डॉट नेट, और बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि डॉट नेट है क्या, कि ये आर्किटेक्चर है, फ्रेमवर्क है, क्या है भाई, लैंग्वेज है। कोई मोस्टली बच्चे बोल देते हैं लैंग्वेज है डॉट नेट एक, तो लैंग्वेज तो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज डॉट नेट। और थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक।
तो डॉट नेट क्या है? तो भाई डॉट नेट क्या है ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये बनाई किसने है, और इतना तो आपको पता ही होना चाहिए एटलीस्ट बेसिक पहले कि कंप्यूटर किसने बनाया है क्योंकि कंप्यूटर के बाद ही सब कुछ आया। तो चार्ल्स बेबेज डी ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है, ठीक है। और इतना पता होना चाहिए। अगर आपको डिटेल में जानना है और भी बेसिक, तो मेरा वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बेसिक चीजें बता रखी हैं कि कंप्यूटर कैसे बना, चार्ल्स बेबेज जी ने क्या बनाया, क्यों बनाया, और उसके बाद आजकल लेटेस्ट में क्या क्या कंप्यूटर में है, ये सब चीजें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखी है इस क्लास में। तो ये सब आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं सिंपल डॉट नेट पे आप मूव हो जाता हूँ। तो भाई चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर बनाया, उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी बनी, कई सारी कंपनीज बनी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी है। उसका जो प्रोडक्ट है वो है डॉट नेट। एक प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने बनाया है, डॉट नेट। तो कहीं पे आप डॉट नेट लिखा हुआ देखोगे, कहीं पे ऐसे डॉट नेट लिखे देखोगे, दोनों एक ही बात है, हालांकि ऐसा ज्यादा लिखते हैं लोग, बट ऐसे भी लिखा देखोगे कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। आपको पता होना चाहिए डॉट नेट है क्या। तो डॉट नेट एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट तो सब्जियां भी हो सकती है, प्रोडक्ट ब्रेड भी हो सकती है, बट क्या कैसा प्रोडक्ट है? तो भाई ये एक प्लेटफॉर्म है। सिंपल शब्द में अगर बोले तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट इज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे वर्ड आ गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म होता क्या है? प्लेटफॉर्म होता है एक मंच। मंच, जैसे आप थिएटर देखते होगे या फिर कहीं पे कोई एक्टिविटी करनी हो तो एक मंच बनता है। उस मंच के ऊपर आप प्ले करते हो या फिर सिंगिंग करते हो या डिबेट कंपटीशन करते हो, तो एक मंच बनता है, उसके ऊपर ही सारा काम होता है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, क्या करने के लिए? टू क्रिएट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब कि एप्लीकेशंस का मतलब सिंपल है कि भाई कोई भी ऐसा काम आपकी जिंदगी में जो पहले मैनुअल चल रहा हो, मतलब आप मेहनत से काम कर रहे हो, उसको आसान एक प्रोसेस बना देना, जिससे कि आप उस काम को इजी वे में कर पाओ। तो डॉट नेट, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट इज अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एप्लीकेशंस। अब कितने तरह की एप्लीकेशंस होती हैं? बहुत तरीके की होती हैं। स्टार्टिंग करते हैं, मोटा मोटा मैं बताता हूं आपको कितनी होती है। वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, आजकल काफी चल रहा है क्लाउड एप्लीकेशन, और भी हैं, हालांकि एआई वगैरह आ गया है आजकल, तो और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सब कैटेगरी या इनमें आ जाएगा, लेकिन मोटा मोटा ये चार कैटेगरी हैं। तो वेब एप्लीकेशन क्या है? भाई जो भी चीज आप इंटरनेट, अगर आपके घर में इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट है, और जो भी चीज आप इंटरनेट पे यूज करते हो, ये यूट्यूब, फेसबुक, amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? वेब एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि ये वेब पे चलती है। एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन इंटरनेट। थोड़ा सा इंग्लिश भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हिंदी में समझा दूं, क्योंकि अगर बिल्कुल ही हिंदी में समझा दूंगा तो वो थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए इंग्लिश रहेगा मेरी लैंग्वेज, क्योंकि थोड़ी बहुत आनी भी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी इंग्लिश ही ना आए आपको, और तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट समझाऊंगा डिटेल में। तो वेब एप्लीकेशन क्या है? कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे रन करती है। तो मतलब वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है। अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं है, आपकी वेब एप्लीकेशन रन ही नहीं हो पाएगी। तो क्या सिर्फ इंटरनेट हुआ तो रन हो जाएगी? आंसर है नो। ओनली इंटरनेट नहीं, इंटरनेट के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्लाइंट। क्लाइंट टेक्निकल टर्म है, और असली वर्ड क्या बोलते हैं? ब्राउजर, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किस तरह के क्या होते हैं? गूगल क्रोम सबसे फेमस, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना है एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर हो सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए? कि इंटरनेट होना चाहिए आपके सिस्टम में। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक क्लाइंट होना चाहिए। क्लाइंट मतलब टेक्निकल वर्ड है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब होना चाहिए।
तो अगर कोई आपसे पूछे अच्छा इंटरनेट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, तो आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी? आंसर है चल तो जाएगी, लेकिन एक सर्वर भी होना चाहिए भाई। सर्वर किसके लिए? ऑडियंस के लिए नहीं। ऑडियंस के लिए मतलब जो यूज, ऑडियंस मतलब आप और मैं जो यूज करेंगे, यूट्यूब को यूज करने वाले बंदे, उनके लिए तो यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर्वर होना चाहिए जिसपे आप होस्ट करोगे, ऑडियंस नहीं। जैसे आप कोई थिएटर देखने गए हो, तो जो भी थिएटर ग्रुप होगा वो एक अपना पूरा प्ले बना के लेके आएगा, वो आपको दिखाएगा। तो वैसे ही सर्वर पे चाहिए किसको? उस थिएटर ग्रुप के टीम को। जैसे यूट्यूब की टीम को, अगर यूट्यूब को देखना है तो यूट्यूब टीम को सर्वर चाहिए। अगर आपको फेसबुक देखना है तो फेसबुक की टीम को सर्वर चाहिए। उस सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन होस्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही इन्होंने अपनी एप्लीकेशन होस्ट की, उसके बाद अगर यूजर के पास ये दो चीज होती हैं, इंटरनेट और क्लाइंट, मतलब इंटरनेट और वेब ब्राउजर, तो वो आपकी एप्लीकेशन देख पाएगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ कि अगर आपके पास इंटरनेट और वेब ब्राउजर है, आप देख पाओगे, लेकिन तभी देख पाओगे अगर जिस बंदे की चीज आप देखने जा रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, उसने अपनी एप्लीकेशन सर्वर पे होस्ट कर रखी हो। डिटेल में बाद में जाएंगे कि सर्वर क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। कहीं आपने नाम सुना ही होगा, IIS सर्वर, टॉम कैट, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सारे होते हैं, पर ये मैंने एक दो नाम दे दिया आपको। तो ये तो हो गई इंटरनेट कि भाई माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट क्या बताता है, है एक प्लेटफॉर्म है जो कि एप्लीकेशन बनाता है। किस तरह की एप्लीकेशन बनाता है? वेब एप्लीकेशन बनाता है। अब सेकंड आता है विंडो एप्लीकेशन। विंडो एप्लीकेशन क्या होती हैं? जो भी एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट, you need to first install it, install the application and then run it। तो भाई जो भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद रन करना पड़ेगा, वो विंडो एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी चीजें हैं ये सब, पावर पॉइंट और पेंट हो गया। ये जो नोटपैड खोल रखा है, ये नोटपैड, जो टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में पढ़ा रहा हूँ, ये टीम्स, ये सब क्या है? विंडो एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि इन्हें पहले आपको अपने सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ा, उसके बाद आपको इसे ओपन कर सकते हो, चाहे इंटरनेट हो या ना हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? मोबाइल एप्लीकेशंस दैट रन्स ऑन मोबाइल, ये हो गई मोबाइल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन मोबाइल, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इन दोनों का ही सब पार्ट है, ये कोई अपना सेपरेट नहीं है। इट जस्ट कि ये मोबाइल पे रन होती हैं, जो आपके स्मार्टफोन आ गए हैं उन पे जो रन होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन। क्लाउड एप्लीकेशन क्या है? अब आप कहोगे ये तो आपने वही बात कर दी, एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड एप्लीकेशन, आप कहोगे ये क्या बात हुई कि जो क्लाउड पे रन होती है क्लाउड, जो मोबाइल पे रन होती है मोबाइल, तो फिर ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, ये तो सिंपल सा आंसर हो गया। नहीं, तो एक्चुअली में आंसर तो यही है कि भाई जो क्लाउड पे रन होती है, अब क्लाउड, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्लाउड क्या है। उसका अलग से टॉपिक आएगा कि मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्लाउड क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि वो एप्लीकेशंस जो आपके यहाँ पे आपके लैपटॉप पे रन ना हो, सीधा का सीधा एक सर्वर, जैसे ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर बहुत बड़ा सर्वर बना रखा है किसी ने, उस सर्वर पे ये एप्लीकेशन, मतलब MS वर्ड मान लो, MS वर्ड उस सर्वर पे रन हो रहा है और उस सर्वर से आप एक्सेस कर पा रहे हो, कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये MS वर्ड मैंने क्या बताया, विंडो एप्लीकेशन है कि पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अब जमाना बढ़ गया है, जमाना आगे बढ़ गया है, इसकी एक अलग से क्लास आएगी, इसलिए इसमें अभी डिटेल में नहीं घुसूंगा, क्योंकि अदरवाइज वो इंडिविजुअली आधे घंटे का टॉपिक हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो क्लाउड एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशन है जो क्लाउड पे रन हो। क्लाउड का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा सर्वर मान लो,
एक बहुत बड़ा सर्वर जिसपे बहुत सारी एप्लीकेशन हमने होस्ट कर रखी हैं और आपको उसे रन करने के लिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्लाउड पे गए और वहां पे आपने एक्सेस कर लिया। ऐसी एप्लीकेशंस को क्लाउड एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, अब रिटर्न बैक होते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि डॉटनेट क्या है। डॉटनेट एक प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट एप्लीकेशंस। कौन कौन सी एप्लीकेशंस क्रिएट करता है? वेब एप्लीकेशन करता है, विंडो एप्लीकेशन करता है, मोबाइल एप्लीकेशन करता है, क्लाउड एप्लीकेशन करता है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं? अब ये एप्लीकेशन रन होती कैसी है, किसकी हेल्प से होती है? तो कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, टू क्रिएट एनी एप्लीकेशन वी नीड अ लैंग्वेज। So for .NET, we have primarily तीन लैंग्वेज हमारी मेन होती हैं। हालांकि .NET सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज, बट तीन लैंग्वेज मेन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है C#, जिसके बारे में डिटेल में घुसेंगे, अभी हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है VB.NET, तीसरा है F#। ये तीन प्राइमरी लैंग्वेज हैं जो .NET सपोर्ट करता है। .NET प्लेटफॉर्म, .NET लैंग्वेज नहीं है, .NET प्लेटफॉर्म है। .NET एक मंच है जिसके ऊपर एप्लीकेशन बनती हैं। किसकी हेल्प से बनती हैं? C# की हेल्प से बनती हैं, VB.NET की हेल्प से बनती हैं और F# की हेल्प से बनती है, और भी दूसरी लैंग्वेज से बनती हैं। अच्छा, लैंग्वेज भी हो गई। अब बनाते कैसे हैं भाई? राइट, कि मान लो आपने ये C# VB.NET इसमें कोड तो लिख दिया, लेकिन और क्या क्या करता है .NET? कोड तो लिख दिया आपने, एप्लीकेशन भी बन गई, और हम प्लेटफॉर्म का और भी कुछ काम होता है? नहीं होता, क्योंकि आपने बोला है .NET प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म ही एप्लीकेशन बनाता है, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। और क्या क्या करता है? तो भाई प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली .NET, कोई भी जावा प्लेटफॉर्म हो या फिर VB.NEट, पहले VB विजुअल बेसिक आया था, वो प्लेटफॉर्म हो, कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म हो, सपोज टू परफॉर्म 3 टास्क। ठीक है, पहला टास्क क्या है? डेवलपमेंट। विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज आप उस पर कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। कोई डेवलपमेंट मतलब कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। दूसरा काम क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन द प्लेटफॉर्म। कि भाई मान लो मुझे बनाना है ई कॉमर्स का एक एप्लीकेशन, और किसी ने ऑलरेडी उसमें जावा में किसी ने कार्ट एप्लीकेशन बना रखी है। क्योंकि ई कॉमर्स में क्या क्या होता है? एक लॉगिन फंक्शनैलिटी होगी, एक कार्ट की फंक्शनैलिटी होगी, पेमेंट गेटवे होगा, आपका लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, ये सब होगा। तो मान लो किसी ने कार्ट की जो कंपोनेंट है, जिसमें कि आप ई कॉमर्स पे जाओ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिस पे भी जाते हो, कोई सामान पसंद आया, उस पर क्लिक किया कि ऐड टू कार्ट, कि चलो इसे मैं अपने कार्ट में ऐड कर लेता हूँ, अपनी टोकरी में ऐड कर लेता हूँ, बाद में इसे खरीदूंगा मैं। राइट, तो ये फंक्शनैलिटी मान लो दूसरी लैंग्वेज में ऑलरेडी बनी हुई है, जावा में बनी हुई है, पाइथन में बनी हुई है, तो उसको प्लेटफॉर्म अपने अंदर इंटीग्रेट। तो ये नहीं कि मैं दोबारा से बैठ गया कार्ड बनाने, भाई जब ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दोबारा से क्यों बनाऊं? मैं क्यों, क्या इसको बने बनाए को मैं यूज कर सकता हूं? तो आंसर है यस। तो .NET ऑल्सो प्रोवाइड्स डेवलपमेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन। कि कोई दूसरी लैंग्वेज में अगर बना हुआ है कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, उसको मैं .NET में इंटीग्रेट कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। और तीसरा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट कि भाई कि .NET क्या करना चाहिए? डिप्लॉयमेंट भी करना चाहिए। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वर्ड हो सकता है भारी लग रहा हो, लेकिन ये कोई भारी वर्ड नहीं है। सिंपल अपने कोड को सर्वर पे होस्ट कर देने को डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अपने कोड को, जो आपने एप्लीकेशन बना दी, अब ये दुनिया उसको देखेगी कैसे? तभी देख सकती है जब इसको आप सर्वर पे होस्ट करो। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब है टू होस्ट योर कोड इन सर्वर। सर्वर पे होस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज या फिर जो भी थिंग ये तीन काम करती है, उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो .NET इज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये डेवलपमेंट भी करता है, इंटीग्रेशन भी करता है, डिप्लॉयमेंट भी करता है, विद द हेल्प ऑफ
दीज 3 लैंग्वेज करता है और कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाता है, ये सारी एप्लीकेशन बनाने का मादा रखता है। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज डॉट नेट का आंसर। आपको इंटरव्यू में इतने डिटेल में नहीं बताना, आप अगर सिंपल इतना बोल दोगे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड टू डेवलप, इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय एन एप्लीकेशन। देन द काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज एप्लीकेशन। सो कह देना कि एप्लीकेशन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप। एप्लीकेशन इज एनीथिंग दैट कैन हेल्प यूजर टू परफॉर्म सम टास्क। So and .NET can help .NET can help to create multiple application। कौन कौन सी एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन जो कि सबसे कॉमन है, वेबसाइट्स जिन्हें बोलते हैं, सेकंड विंडो एप्लीकेशन, फिर मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड एप्लीकेशन। आई होप माइक्रोसॉफ्ट .NET आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज .NET। अभी हम कोड में भी घुसेंगे जब जब वो चीजें आएंगी, लेकिन आज का टॉपिक एक्चुअली जितने भी हमने आज टॉपिक उठा रहे हैं ये ज्यादातर थ्योरी है। उसके बाद कल से हम कोड में भी घुसेंगे, डिटेल में और ज़्यादा जानेंगे, लेकिन आज के टॉपिक थोड़ा थ्योरी है, तो इसे भी समझो। अगर आपको लग रहा है बड़ा स्लो बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को 2-2 3-3 बार बोल रहा हूँ, तो 1.5 या 2 की स्पीड में भी आप सुन सकते हो। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज CLR। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे। ठीक है भाई, तो आप .NET पे आप एप्लीकेशन बनाते हो, लेकिन एप्लीकेशन बनेगी कैसे? कोई टूल तो चाहिए, प्लेटफॉर्म तो है, पर ये है क्या? कोई टूल चाहिए ना। आंसर है यस, टूल चाहिए। वो टूल क्या है? वो है विजुअल, क्या बोलते हैं उसे, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो एक टूल है और इसका लाइट वेट भी है, लाइट वेट वर्जन भी है विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन शुरुआत आप विजुअल स्टूडियो से ही करना। तो अगर आपको डाउनलोड करना होगा विजुअल स्टूडियो, तो क्या करना है आपको? सिंपल डालना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, आप विजुअल स्टूडियो से शुरू करना। ठीक है, 2022 लेटेस्ट वर्जन है। अब इसमें 3 वर्जन आते हैं, कम्युनिटी वर्जन, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज। प्रोफेशनल और एंटरप्राइज क्या है? ये है भाई पैसे वाला वर्जन। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी इन्हीं सब चीज़ों से कमाता है, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये चाहता है माइक्रोसॉफ्ट कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, और ये तभी पॉसिबल है जब एक ये फ्री वर्जन देंगे कि आप स्टूडेंट्स लोग जो लर्न कर रहे हैं चीज़ें वो समझ पाए। तो कम्युनिटी वर्जन फ्री होता है, तो आप इसे डाउनलोड करो, और जैसे ही इसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लोगे, जब इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, अगर आपको दिक्कत आएगी, आजकल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। लेकिन आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, चैट जीपीटी खोलना है। अगर आपको समझ में ना आए तो और पूछना है गिव मी ए स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2022। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो मेंटरशिप वाला तरीका है, तो मैं चाहता नहीं कि मैं स्पून फिटिंग करूं और एक एक स्टेप बताऊं कैसे डाउनलोड करना है। बस ये बता देता हूं आपको, क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लोगे तो क्या होगा ये समझो, बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। वो फाइल्स होती क्या है? वो होता है भाई मेनली 2 चीज होती है। एक होता है CLR और सेकंड होता है फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। और भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन मोटा मोटा ये 2 चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। आप डाउनलोड कर रहे हो विजुअल स्टूडियो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि यही एक वही टूल है जिसके ऊपर आप कोडिंग करोगे, जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर लिखोगे। और ये क्या डाउनलोड करेगा? ये 2 चीज डाउनलोड कर देगा, CLR और फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। अब उल्टा उल्टा पढ़ते हैं, पहले फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज पढ़ेंगे फिर CLR पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे फर्स्ट बना देता हूं और इसे सेकंड बना देता हूं। अच्छा, फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या है? नाम से वैसे पता चल रहा होगा आपको। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने जब .NET बनाया तो उसने कहा कि भाई
आप लोगों को, जो आप और मैं प्रोग्रामर हैं, जो आईटी प्रोफेशनल हैं, उसने कहा भाई आपको कोई भारी भरकम काम नहीं करना, मोस्ट ऑफ द हैवी लोडिंग मैं खुद कर लूंगा, माइक्रोसॉफ्ट खुद कर लेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेमवर्क बना दिए, बहुत सारी चीजें दे दी आपको, लाइब्रेरी दे दी, बहुत सारी लाइब्रेरी दे दी। अब आपको उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये नहीं है कि आपको शुरू से पहली लाइन से कोड कर, मान लो आपको दो ऐड करना है, मान लो आपका काम क्या है कि आपको कैलकुलेशन करनी है 10 + 20 या फिर 10,000 + 20,000, और आप चाहते हो कि आंसर आ जाए 30। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप शुरू से बनाओ कि भाई एक फर्स्ट नंबर, एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी ने दिया 10, फिर टेक सेकंड नंबर, किसी ने दिया 20, फिर कोई ऐसा कोड लिखो कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर एंड सेव कर लो थर्ड नंबर के थर्ड वेरिएबल के अंदर। अब उस थर्ड वेरिएबल या फिर थर्ड वेरिएबल रिजल्ट के अंदर, अब रिजल्ट को शो कर दो। ये है एक तरीका कि अगर हमें शुरू से सब कुछ करना पड़ जाए तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा नहीं भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्ली ये सब तो बच्चों वाली चीजें मैं खुद ही कर दूंगा। तो आप एक लाइब्रेरी, जब भी आपको कोड लिखना हो तो एक लाइब्रेरी यूज करो, यूजिंग का इस्तेमाल करके करते हैं, system.maths। लाइब्रेरी का नाम डिफरेंट हो सकता है, इसकी कोई चिंता नहीं लेनी, वो लाइब्रेरी हमें पता चल जाएगी कौन सी है, ऑटोमेटिकली बताऊंगा कैसे पता चल जाती है। आप क्या करो उसमें, बस ऐड का फंक्शन कॉल करो, इन्होंने ऑलरेडी लिखा होगा .NET ने, और 10 20 करो इक्वल टू 30, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि आपको पूरा कोड खुद से नहीं लिखना, आपको पूरा फ्रेमवर्क कि भाई कैसे प्रिंट होगा, कैसे 2 नंबर में सम हो जाएगा, कैसे मतलब जो मुझे लिखना है ये छोटे लेटर में लिखूं, केस केस सेंसिटिव होगा या इनसेंसिटिव होगा, ये सब चीजें सपोर्ट लाइब्रेरी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखी है, हैवी लिफ्टिंग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने की हुई है। तो इसे कहते हैं फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। और माइक्रोसॉफ्ट ने करके उसको छोटा वर्जन, ये नहीं कि पूरा का पूरा कोड ही आपको पकड़ा दिया ना, छोटा वर्जन, मिनिमाइज वर्जन दे दिया आपको फ्रेमवर्क का, कि जैसे आपने लिख दिया कि कलर कलर मेरा रेड कर दो, तो आप कलर रेड करने के लिए बिहाइंड द सीन कैसे होता है, बिहाइंड द सीन सॉफ्टवेयर जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, कलर पैलेट पड़ा होगा उसको ढूंढेगा, लेके आएगा, फिर आपकी स्क्रीन को रेड कलर बनाएगा। ये सब काम बिहाइंड द सीन हो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी हैंडल कर लेती है फ्रेमवर्क लाइब्रेरी। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपको तो सिंपल लिख देना है कलर रेड हो जाए। तो बात समझ रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लाइब्रेरीज आपको बना दी, सपोर्ट लाइब्रेरीज, कि आप उन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके कोड लिखो। हैवी लिफ्टिंग और बेस काम हमने खुद कर लिया है, आप ऊपर वाला काम करो, ऊपर की एप्लीकेशन जो आपको बनानी है वो करो। इसे कहते हैं फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, और उसका मिनिमाइज वर्जन आपको दिया हुआ है। ये नहीं कि पूरा का पूरा 1 लाख लाइन का कोड ही दे दिया, कोड पूरा नहीं दिया, मिनिमाइज वर्जन दे रखा है कि आप उसको इस्तेमाल करो और यूज करो। तो ये हो गई फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। अभी देखूंगा, अभी डिटेल में दिखाऊंगा अभी कैसी होती है फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं। हालांकि डिटेल में बाद में देखेंगे हम क्या क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हो तो System32 के अंदर बहुत सारी चीजें डाउनलोड हो जाती हैं। कहाँ गया, वापस विजुअल स्टूडियो से जाते हैं। हाँ, एक सेकंड को।
डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल फाइल। सिस्टम 32 इसके अंदर ही होता है कहीं, ये रहा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। चलो दिखाता हूँ कि क्या क्या इंस्टॉल होता है इसके अंदर। अच्छा भाई, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो देन वर्जन। तो आते हैं सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, आ गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के अंदर गए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022। मैंने 2022 इंस्टॉल कर रखा है, तो आप भी अगर 2022 का इंस्टॉल करोगे तो ये मिल जाएगा अंदर। कम्युनिटी के अंदर गए, अब इनके अंदर सारी फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इस तरह की सब देखो, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होंगी। ये सब ये आईडीई से रिलेटेड फाइल्स हैं, और अगर आप घुसते जाओगे अंदर तो ये बहुत सारी डीएलएल्स ये सब फाइल हैं। ये देखो एंटिटी फ्रेमवर्क जो हमारे कोर्स में भी आएगा, उससे रिलेटेड फाइल हैं। तो ये सब फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज हैं कि जो आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये बहुत सारी फाइल्स का मिनिमाइज वर्जन, इसको अगर आप रीड करना चाहोगे कोई सी भी फाइल उठा के देख लो। तो जैसे ये वही वाली देखते हैं, एफ के अंदर जो थी, जैसे इसको अगर आप सिंपल डबल क्लिक करके रीड करना चाहोगे तो ये खुलेगी नहीं, ऐसे रीड वीड नहीं कर पाओगे। हालांकि तरीका होता है उसका भी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं डॉट पीक वगैरह करके जो आप डीएलएल भी रीड कर लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप इसे रीड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मिनिमाइज वर्जन है। ठीक है, तो मिनिमाइज वर्जन करके आपको फ्रेमवर्क लाइब्रेरी मिल जाएगी, और दूसरा क्या मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है सीएलआर। तो सीएलआर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, याद रखो रन टाइम इसका मतलब क्या है कि भाई इसका काम कब आएगा, जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के अलावा जब आप अपना डॉट नेट या फिर विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लोगे तो दो चीजें इंस्टॉल होंगी, एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी जो कि सपोर्ट करेंगी आपको प्रोग्राम बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, दूसरा सीएलआर। सीएलआर क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक बार मैं आपको विजुअल स्टूडियो खोल के दिखाता हूं, ये मैंने खोल दिया। ये मैंने विजुअल स्टूडियो खोला तो इस तरह से कुछ खुलेगा, और भी बताऊंगा सीएलआर का काम कब आएगा। अभी मैं विदाउट एनी कोड खोल रहा हूं। एक काम करते हैं, नए एक प्रोजेक्ट बना ही लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ये हालांकि हाँ स्लो को चल रहा है आज मेरे यहाँ पे। एक कंसोल एप्लीकेशन ले लेते हैं, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये कंसोल एप्लीकेशन देखो, ये बताता भी है कि कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप। तो ये कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प वाली है। और भी अगर कंसोल टाइप करोगे तो ये देखो विजुअल वाला भी आ गया, विजुअल बेसिक वाला भी, और एफ शार्प वाला भी आ गया। हालांकि और भी हैं टाइप स्क्रिप्ट वाला वगैरह भी, लेकिन जो मेजर तीन लैंग्वेज है वही हैं। तो हम सी शार्प वाला एक कंसोल एप्लीकेशन ले लेते हैं। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि भाई सीएलआर का काम क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है। आईटी एक्सपर्ट सारा फुल स्टैक लिख देते हैं। ये है कि आपको सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट को एक ही डायरेक्टरी में सेव करना है, तो नहीं भाई ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है। ये आता है फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क ले रहे हो। फिलहाल के लिए सबसे आईएसटी ले लेता हूँ, और मैंने भी लेटेस्ट वाले इंस्टॉल नहीं कर रखे, अभी 9 तक भी आ गया है। तो अभी मैं लेटेस्ट इंस्टॉल कर लूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले, जब मैं इस डिटेल में आऊँगा। हालांकि लेटेस्ट मतलब आई डॉट नेट फ्रेमवर्क 5 के बाद से इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो अगर 5 के ऊपर हो
तो ये कोर्स करने के लिए वो इनफ है। क्या क्या डिफरेंसेस है वो जब हम उस क्वेश्चन पे आएंगे तो बताऊंगा। तो ये देखो, ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। अगर यहाँ पे आप खोलोगे तो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है जो हमने दिया था, एक फाइल, और डिपेंडेंसीज के अंदर वो सारी फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज हैं। ये देखो फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, इसके अंदर खोलोगे तो ये सारी फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी हैं जो कि आपको प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेंगी। और ये एनालाइजर्स लाइब्रेरी हैं जो कि आपके कोड को एनालाइज करते रहती हैं, कुछ आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना हो तो वो सब आपको हेल्प करती हैं उस चीज़ों में। और एक फाइल है जहाँ पे आप कोड लिखते हो, पहला लाइन लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये ऑटोमेटिकली लिख देगा। लेकिन देखो कंसोल कहाँ से आता है, सिस्टम, सिस्टम डॉट कंसोल है, मतलब सिस्टम नाम की एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है जिसके अंदर कंसोल में, कंसोल का मतलब क्या है वो डिफाइन कर रखा है। दोबारा बताता हूं कि कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करेगा, रन करूंगा, इसे रन करो यहाँ पे क्लिक करके, तो ये आपका एक कंसोल मतलब एक ब्लैक कलर की विंडो खुलेगी और उस पे हेलो वर्ल्ड लिख देगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख दिया। लेकिन हेलो वर्ल्ड लिखा कैसे इसने, कोई जादू तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो मैंने बताया था ना, या तो है कि आप कंसोल में भी जो लिखा है वो भी कोड खुद लिखो, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं भाई, ये सिस्टम नाम का एक लाइब्रेरी में दे दूंगा, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी। ये ऑटोमेटिकली कंसोल का मतलब क्या है कि वो कंसोल को ओपन करके ऑटोमेटिकली राइट लाइन का मतलब है उसमें लिख देगा, आपको ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए लिखा हुआ है। तो अब मैं इसे रन करता हूं तो ये देखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया। जब तक रन नहीं करूंगा तब तक एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे पड़ा हुआ एप्लीकेशन तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही पड़ी है बस। लेकिन जैसे ही रन किया मतलब वो एप्लीकेशन अब रन हो रही है। अब ये एप्लीकेशन अगर मैं कहीं पे होस्ट कर दूंगा सर्वर पे तो ऐसे दिखेगी। आपको कितनी गंदी दिखेगी, हाँ गंदी दिखेगी क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है। तो जब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो बड़ी सुंदर सी यूआई वगैरह होगा, इसमें यूआई नहीं होता, ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से होती है। चलो भाई, तो अब आते हैं वापस, ये क्यों दिखाया मैंने कि मैं बता पाऊं कि सीएलआर क्या काम क्या है। सीएलआर है कॉमन लैंग्वेज रन टाइप। यहां पे मान लो एक और कॉपी पेस्ट करके मैंने लिख दिया वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सेरा, रन किया, अब ये भी लिखा आ जाएगा, आजा आजा, आ गया, वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सेरा भी आ गया। कितनी भी लाइनें आप लिख देते हो, सीएलआर कुछ नहीं करता, बैठा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी भी लाइन लिख दो, जितना भी कोड लिख दो, लिखने में सीएलआर का कोई काम नहीं है, सीएलआर सोता रहेगा। सीएलआर क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसे ही आप लेकिन ये क्लिक करते हो तो नींद से सीएलआर उठेगा, कहेगा अब मेरी बारी, अब मेरी बैटिंग, अब मैं करूंगा। तो जो भी काम क्लिक करने के बाद हो रहा है, कि क्या काम हो रहा है कि भाई ये एक फाइल होगी डॉट सी एस की, इसको कन्वर्ट करेगा मिनिमाइज फॉर्म में, उसको कंसोल के ऊपर लेके आएगा और प्रिंट करेगा। ये सारा काम कौन हैंडल कर रहा है, सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कौन करेगा, सीएलआर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। याद रखना, इंटरव्यू में पूछेंगे कोड कर रहे हो, क्या सीएलआर का कोई काम है, आंसर है नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं, सोता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तभी काम आएगा सीएलआर का जब आप रन पे क्लिक करते हो, और जैसे ही रन पे क्लिक करते हो ये अपनी नींद से जागेगा, उठेगा, कहेगा अब मेरी बारी, अब सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। ठीक है, तो सब कुछ में क्या क्या हैंडल करेगा, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो समझाता हूं आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल के लिए लगता है मुझे ये मैं लास्ट टॉपिक उठाता हूं, और उसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लूंगा, वरना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सीएलआर क्या काम करेगा, पहला करेगा, पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ट्रांसलेटर। आप कहोगे अबे ट्रांसलेटर ये क्या हुआ, तो आंसर ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो,
आप नया लैपटॉप लेके आ जाओ और कोई भी एप्लीकेशन को रन करो, तो उस एप्लीकेशन का कोई मायने नहीं है। वो आपके कंप्यूटर पे एप्लीकेशन रन हो ही नहीं सकती। कब तक? जब तक आपने अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड नहीं किया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं किया, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, आपकी किसी भी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है, चलेगी ही नहीं। तो अगर इंटरव्यू में पूछें कि आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में पहला सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब भी मैं कहता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कोई सा भी हो सकता है भाई, विंडो हो सकता है, अपना एप्पल वाला हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन लैपटॉप डेस्कटॉप पे पहला सॉफ्टवेयर जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, याद रखना ये बात। तो अगर आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब आप कह रहे हो अबे, आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या हम डॉटनेट में भी कुछ कोडिंग नहीं कर सकते? आंसर है नहीं भैया। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप डॉटनेट को इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पता होगा आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात क्या है कि ये बेचारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसको क्या आता है? 01010101। गोलमाल में आपने वो बंदा देखा होगा ना, आ ए ओ, वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे सिर्फ जीरो, आ ओ यही समझ में आता है। अब आप कहोगे अबे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यही समझ में आता है तो डॉटनेट में तो सी शार्प में लैंग्वेज लिखा है, सी शार्प में कोड लिखा है, तो ये कोड कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाता है? और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना जरूरी है ही क्यों? तो पहला इसका आंसर ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में दुनिया की कोड लिख दो, डॉटनेट, जावा, पाइथन या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख दो, एट द एंड जब आप रन करोगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन करेगा। और उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किए ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा ही नहीं। तो दुनिया का कोई सा भी कोड बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा एंड देन शो द रिजल्ट। तब ऑपरेटिंग सिस्टम रिजल्ट शो करेगा। तो आपका क्वेश्चन है अबे फिर जावा नहीं भी है तो होना चाहिए। दिमाग लगा के क्वेश्चन सोचो कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भाई, जब एट द एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज समझता है और यही सब कुछ रन करता है, तो हम ये साला बीच में डॉटनेट, जावा, पाइथन पढ़ ही क्यों रहे हैं? सीधा बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और बाइनरी लैंग्वेज में ही सारा दिखा देते हैं सब कुछ। तो हाँ भाई, बात तो सही है, हो सकता है होशियार हो आप लोग, लेकिन ये समझो कि अगर 01 में आपको 01 लिख के पूरा का पूरा फेसबुक का कोड लिखना हो और 0101 ही लिखना हो, तो ये कितना मुश्किल काम होगा। कहने का मतलब ये है, 01 का मतलब हाँ और नहीं। तो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ड होते, हाँ ना, हाँ ना, और आपको कम्युनिकेशन करना होता तो कितना मुश्किल होता। हाँ ना, हाँ ना, भाई पानी पीना है मुझे, हाँ ना, हाँ ना, कैसे बोलूंगा पानी पीना है? पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। कुत्ते, बिल्ली, इन लोगों के पास कोई वोकेबुलरी नहीं होती, ये लोग फिर भी बात करते हैं, जिंदा रहते हैं, लेकिन ईज ऑफ लाइफ नहीं है। तो अगर आप बाइनरी लैंग्वेज सीखने बैठ गए और इसमें आपको पूरा कोड लिखना है, तो आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने में सालों साल लग जाएंगे। तो ये जो बड़े बड़े बंदे आए, कंपनी वाले आए, इन्होंने कहा हम आपको इजी लैंग्वेज देंगे। जैसे जब इंसान को हाँ हूं यही आता था, तो कुछ विद्वान आए, उन्होंने बनाई हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज एंड एसेट्रा एसेट्रा। तो वैसे ही यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनी आई, कही भाई आप तो बाइनरी लैंग्वेज सीखने बैठ गए, तब तो बेड़ा गर्क, एक साल में एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हो, दुनिया वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इसने कहा कि हम आपको इजी लैंग्वेज देंगे, जो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश जैसी होगी। आप उसमें कोड लिखो, आप डॉटनेट में लिखो, पाइथन में लिखो, जावा में लिखो,
टाइप स्क्रिप्ट में लिखो और उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में। हम मतलब अगर डॉटनेट है तो माइक्रोसॉफ्ट कन्वर्ट करेगा, जावा है तो अपना जावा वाले जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई है, सन सिस्टम ने बनाई थी, वो करेंगे। पाइथन है तो पाइथन वाले करेंगे। ये उनकी हेडेक है। आप आसान लैंग्वेज में कोड लिखो, हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इजी हमारे लिए भी, और क्योंकि उनको एक बार ही कन्वर्ट करना है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के वो कन्वर्ट कर देंगे, उनके लिए भी इजी, वो पैसे कमा लेंगे, हमारे लिए लाइफ इजी हो जाएगी। तो यही काम करता है डॉटनेट में सीएलआर। क्या करता है? ये ट्रांसलेटर का काम करता है। इट विल टेक लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड एंड कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी लैंग्वेज। इसका मैं एग्जांपल क्या देता हूं बच्चों को, जैसे मोदी जी मान लो गए रशिया। अब मोदी जी को इंग्लिश रशियन नहीं आती, रशिया को हिंदी नहीं आती। अब मोदी जी कैसे बात करें रशिया से? तो वो एक ट्रांसलेटर जगह लेके जाते हैं जिसे हिंदी भी आती है और उसे रशियन भी आती है। तो वो हिंदी में मोदी जी की बात समझता है, रशियन में कन्वर्ट करता है, फिर पुतिन जी की बात समझता है और उसे हिंदी में कन्वर्ट करता है। तो सीएलआर का काम भी वही है। अब क्या मोदी जी जापान जाएंगे तो यही वाला ट्रांसलेटर लेके जाएंगे? क्या मोदी जी जापान जाएंगे तो जिसको रशियन और हिंदी आती होगी वही ट्रांसलेटर जापानीज में भी कन्वर्ट कर देगा? आंसर है नहीं। तो उसी लिए इंटरव्यू में पूछेंगे कि अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ तो ट्रांसलेटर भी डिफरेंट होगा। मींस सीएलआर भी डिफरेंट होगा, ताकि ये वाला जो सीएलआर हो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात समझ पाए और डॉटनेट की बात समझ पाए और कन्वर्ट कर पाए। इसीलिए मेरे भाई, जब आप इंस्टॉल करोगे विजुअल स्टूडियो तो वो पूछेगा कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है। क्या बोलते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल वाला है? तो जब आप बताओगे विंडो वाला, तो वो विंडो के वाला ट्रांसलेटर इंस्टॉल करेगा, विंडो वाला सीएलआर इंस्टॉल करेगा। और अगर आप बताओगे एप्पल में करना है तो एप्पल वाला सीएलआर इंस्टॉल करेगा। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना कि सीएलआर क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? ट्रांसलेटर का काम है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ एग्जीक्यूट करता है। एट द एंड आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिखो, चाहे सी शार्प हो, डॉटनेट सॉरी पाइथन हो, जावा हो, एट द एंड आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर इसमें लिखते ही क्यों है? क्योंकि बाइनरी समझना मुश्किल थी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आई, इन्होंने कहा हमारी आसान लैंग्वेज में करो, हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट में करता है ये कन्वर्जन का काम, वो सीएलआर करता है। सीएलआर इसीलिए ट्रांसलेटर कहते हैं। और ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि भाई हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग तरीके की लैंग्वेज से मिलके बना हुआ है। तो वो सीएलआर को उस ऑपरेटिंग सिस्टम और अपना सी शार्प का नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई तो स्लो करके समझना है तो स्लो करके दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना और समझ लेना। बट इतना क्लियर मुझे लगता नहीं कि कोई और समझा पाएगा। समझा भी सकता है, ऐसा मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, बट ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। अब और क्या काम है? और भी काम है भाई, जैसे एरर हैंडलिंग करना। रन टाइम पे भाई कोई एरर वैरर आ गई, रन टाइम पे कोई एरर वैरर आ गई, तो उस एरर की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपना सी शार्प को बताना। तो एरर हैंडलिंग रन टाइम पे भी सीएलआर ही करता है। क्लियर? तीसरा क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट करना। अब आपको एप्लीकेशन रन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं मान लो एक घर बना रहा हूं एप्लीकेशन में, उस घर में मैंने रूफ कर दिया ब्राउन कलर का, और गेट कर दिया ग्रीन कलर का, विंडो कर दी रेड कलर की, सॉरी मतलब वॉल कर दी रेड कलर की। अब ये रेड कलर, ब्राउन कलर जब आप रन करोगे तो आपको घर इसी कलर का दिख जाएगा, लेकिन रन तो हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और दिखता कैसे वो कलर वगैरह आपको दिखेगा कैसे? या फिर ये जो डिफरेंट, ये जो एक
टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये दिख कैसे रहा है? ये ऐसे दिख रहा है मेरे भाई कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो वो आप को डिफरेंट कंपोनेंट इंस्टॉल करता है। वो एक लैंग्वेज कंपोनेंट इंस्टॉल करता है, एक टेक्स्ट कंपोनेंट इंस्टॉल करता है, एक कलर कंपोनेंट इंस्टॉल करता है। उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो, ये ब्लैक कलर देख पा रहे हो, ये टेक्स्ट देख पा रहे हो, ये सब। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। लेकिन अगर आप अपने कोड में लिख दोगे कि मुझे रूफ रेड कलर की चाहिए, तो CLI क्या करेगा? जब रन करेगा तो वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। रन करोगे तो वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, बोलेगा मेरे भाई ये रूफ रेड कलर की बनानी है, तेरे पास रेड कलर का पैलेट है ना, कलर का पैलेट रेड कलर तूने कहीं इंस्टॉल कर रखा है ना? वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा हाँ हाँ इंस्टॉल कर रखा है। तो कहेगा ला मुझे दे और रूफ रेड कलर की बना दे। तो फिर वो इस तरह से काम होता है। तो CLR रिसोर्स को भी मैनेज कर रहा है। रन टाइम पे जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट होगा वो CLR होगा। ऐसे ही बहुत सारे और काम है, लेकिन अगर आप ये 3 काम बता देते हो तो इनफ है इंटरव्यू में आपको आंसर देने के लिए कि भाई पहला इंपॉर्टेंट काम है। पहले तो CLR है क्या? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कब होता है इंस्टॉल? जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो 2 चीज इंस्टॉल होती है। एक होती है फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज, दूसरा होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है भाई? ट्रांसलेटर का काम करता है कि आपकी बातों को ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या करता है? कोई एरर हैंडलिंग हो जाए तो एरर आ जाए रन टाइम पे तो वो एरर को हैंडल करता है। तीसरा क्या करता है भाई? रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है कि रन करने के लिए जो जो उसे लाइब्रेरी की चाहिए हो वो सब मैनेज करता है। चौथा एक और इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं बताना भूल गया, बता देता हूं। गार्बेज कलेक्शन करता है। गार्बेज कलेक्शन, सफाई का भी ध्यान रखता है भाई। कि मान लो आपका रन टाइम पे जो भी चीज स्टोर होती है, जो भी मेमोरी चाहिए होती है हमें, वो रैम पे होती है। रैम पे होती है, रोम पे नहीं होती, हार्ड डिस्क में नहीं होती, वो रैम पे होती है। तो रैम पे अगर हम सब मान लो एप्लीकेशन हुई हमारी 32 GB की, रैम है 16 GB की, तो भाई 32 GB की चीज आप 16 GB पे कैसे चलाओगे? नॉट पॉसिबल, राइट? तो CLR क्या करता है? गार्बेज कलेक्शन का काम भी करता है। कैसे करता है? ये बताता हूं आपको। CLR क्या करता है भाई? गार्बेज कलेक्शन का काम भी करता है। ठीक है, मान लो हमने अपनी एप्लीकेशन में सिंपल 4 वेरिएबल ले रखे हैं। 4 अभी मैं क्योंकि वेरिएबल वगैरह मैंने आपको बताया नहीं है, तो मान लो 4 चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी 4 चीज हो सकती है, 4 रिसोर्स मानो। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे भाई वाइट, लेवल 1, लेवल 3। ठीक है भाई, तो कैसे करता है ये मेमोरी मैनेजमेंट या फिर गार्बेज कलेक्शन? गार्बेज कलेक्शन का क्या हेल्पफुल होता है कि मान लो आपकी एप्लीकेशन 32 GB की है, लेकिन रैम तो सिर्फ 16 GB की है, तो 16 पे 32 कैसे चलेगा? रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि रन करते वक्त मान लो मेरी एप्लीकेशन में 32 चीजें हैं, पर एक टाइम पे तो आप एक ही पेज देखोगे ना। दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना, दिमाग लगाने की कोशिश करना। Amazon.com में हजारों लाखों पेज होंगे, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही पेज देख रहे हो। मेंस शर्ट मान लो मैंने देखनी है, तो इस टाइम पे मैं यही पेज देख रहा हूं। जो होम एंड इसके, इसको तो नहीं देख रहा ना, तो इसको मेमोरी पे लोड करने की क्या जरूरत है मुझे? टोटल मिला के ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन होगी, लेकिन अभी तो मुझे मेमोरी पे इसको ही चाहिए ना, क्योंकि मैं तो यही देख रहा हूं। तो यही स्मार्ट वर्क CLR भी करता है। ये कहता है आपकी एप्लीकेशन भले ही 32 GB की हो, जो आप देख रहे हो उसको पहले लेवल 1 पे सेव कर देगा। फिर मान लो, और हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करता रहता है CLR। चेक करा कि मान लो अब 4 और 3 का काम यहां पे यूज नहीं हो रहा, तो क्या करेगा? 4 और 3 को
यहां से हटा देगा और यहाँ पे सेकंड लेवल पे डाल देगा कि भाई ये कम यूज हो रहा है। 3 और 4 अब ये कम यूज हो रहा है। फिर देखेगा कि दोबारा यहाँ पे भी एक साइकिल चलाएगा, देखता रहेगा कि लेवल 2 पे भी भाई ऐसा तो कोई नहीं है कि बड़े देर से यूज नहीं हो रहा। तो कहेगा हाँ भाई अब मान लो लेवल 2 पे भी ये यूज नहीं हो रहा, तो उठा के, या फिर सिर्फ 3 यूज हो रहा है, 4 यूज नहीं हो रहा, तो 4 को उठा के लेवल 3 पे डाल देगा। अब अगर मान लो थोड़ी देर में यहाँ पे भी चेक करता रहेगा, यहाँ पे भी यूज नहीं होगा, तो उस मेमोरी को खाली कर देगा कि चल भाई अब नहीं हो रहा। तो अब वो मेमोरी इस्तेमाल कर लेगा नए पेज के लिए, कि अब जैसे हम इसकी जगह पेंट वाली पेज पे गए, इस पे गए, तो अब वो पुरानी वाली मेमोरी को हटा देगा रैम से और नई वाली मेमोरी को इस्तेमाल कर लेगा। अभी गार्बेज कलेक्शन की एक डिटेल्ड क्लास आएगी, मैं अभी हाई लेवल बता रहा हूं आपको, एक इसकी डिटेल्ड क्लास आएगी तब और डिटेल में समझेंगे, लेकिन हाई लेवल समझ लो कि ये मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है कि जो भी मेमोरी यूज नहीं हो रही उसको भाई डिलीट कर दे। टू डिलीट अनयूज्ड मेमोरी, और वो भी ये नहीं कि सीधा डिलीट कर देता है, बाय यूजिंग डॉट नेट। हर एक बंदा अलग तरीके से करता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी डॉट नेट की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 लेवल, बाय यूजिंग 3 लेवल्स, 3 लेवल का स्ट्रक्चर यूज करके डिलीट करता है। जैसे मैंने बताया कि पहले अगर कोई चीज यूज नहीं हो रही उसे दूसरे पे डालेगा, दूसरे से तीसरे, और फिर तीसरे से गायब कर देगा, डिलीट ही कर देगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। आज हमने 2 चीज पढ़ी, एक भाई माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट क्या है और दूसरा CLR क्या है। ये सारी दोनों चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, गिटहब पे भी डाल दूंगा। ये वीडियो अगर आप पूरी सीरीज देखोगे तो 3 से 5 महीने के बीच में आपको डॉट नेट कोर एपीआई इन सब के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मजा आएगा। और अगर आप सच में डिटेल, क्योंकि ये बेस है मेरे भाई, अगर ये बेस एक बार आपका बन गया तो इसके बाद आपको दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज पे काम करना हो, पाइथन पे करना हो, जावा पे करना हो, ईजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा मेमोरी कैसे मैनेज हो रही है, आपको पता चल जाएगा वेरिएबल कैसे यूज होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये यार जब सब कुछ बाइनरी में ही चलता है तो हमने डॉट नेट में क्यों लिखा कोड। क्यों? क्योंकि ये इजी है डॉट नेट में लिखना कोड, हम हाँ और ना करके कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसीलिए डॉट नेट वाले माइक्रोसॉफ्ट ने कहा आप डॉट नेट में लिखो, बाइनरी में हम कन्वर्ट कर देंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन पे ये सब जो दिख रहे हो ये सब बाइनरी है एट द एंड। और कौन दिखा रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। ये काला कलर इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त आपने एक कलर पैलेट इंस्टॉल की होगी, उसमें काला कलर बना होगा। तो ये सब चीजें आई होप आपको समझ में आई हो। अगर सच में समझ में आई हैं और लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बात मजेदार है और इंजॉय करके आप पढ़ोगे और मजा आ रहा है वीडियो देखने में, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी जगह तक पहुंचाओ। जो मेरा टारगेट है कि यूपी के गांव का बंदा, बिहार के गांव का बंदा, हर बंदा मेरा वीडियो देख के प्रोग्रामिंग को डिटेल में समझ पाए और हमारे देश के लिए, हमारी पूरी दुनिया में आईटी का एक रिवॉल्यूशन लाए। हालांकि इंडिया वैसे ही आईटी में सबसे स्ट्रांग माना जाता है, हम और स्ट्रांग बन के नई नई एप्लीकेशन यूज करें और अपने देश को एक आगे बढ़ाएं। ये मेरा जज्बा है, ये मेरा पैशन है। आप भी मुझे इसमें मदद करो, ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, देखो, और हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो हो गया है ये, तो हम 2 ही कवर कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चन कर पाए, जिससे कि 5 क्वेश्चन अगर मान लो करते हैं हम तो 20 वीडियो लगेंगे। 100 क्वेश्चन कवर करने में 20 पंजे 100, 20 क्लासेस लगेंगी। अगर 3 कर पाए तो लगभग 33 क्लासेस लगेंगी। लेकिन मैं डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, जिससे कि कंटेंट के साथ मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा, वो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ाने क्या करना है, एक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है। दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना, कैसे इंस्टॉल कराना है वो मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं कोशिश कहूंगा कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से खुद करो, क्योंकि मैं मेंटर बनना चाहता हूं, ना कि मैं स्पून फिटिंग करना चाहता हूं। तो कंटेंट आपको मिल जाएगा और करो फिर मेरे साथ पढ़ाई, मजा आएगा। आई होप आपको मजा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो भाई बंद करते हैं।